वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? काफ़ी दिनों से आप घर पर बैठे हैं और आपको सबको पता है कि हमें और आपको एक टास्क दे दिया गया है, कुछ मॉड्यूल्स दे दिए गए हैं, उनको हमें अध्ययन करना है और उनका अध्ययन करने के बाद उनको फॉलो करना है। उसके लिए हमें कुछ होमवर्क करना है। तो मित्रों, जो है, जब तक आप गहनता से इनका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप इन पर आधारित जो होमवर्क हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपके पास छोटी छोटी वीडियोस बनाकर भेज रहा हूं कि आप लोग इनको जो है सरलता से देख लें। कोई भी काम करते रहें, आप अपने ईयरफोन लगा करके इस वीडियोस को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये तीनों जो बड़े बड़े जो है मॉड्यूल्स हैं इनमें क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं, चर्चा करने वाला हूं शिक्षण संग्रह मॉड्यूल भाग 6। इस जो है मॉड्यूल के भाग 6 में जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है, ये बहुत ही अच्छी टर्मिनोलॉजी है। आखिर कॉन्सेप्ट मैपिंग है क्या, किसे कहते हैं? कॉन्सेप्ट मैपिंग हमारे आपके लिए जो है ये एक नया टर्म है। फिर बात आती है केस स्टडीज़। आखिर ये केस स्टडीज़ क्या है? केस, जैसा मैं समझ रहा हूँ कि केस का मतलब मामला, स्टडीज़ का मतलब अध्ययन, मामलों का अध्ययन करना। फिर टॉपिक ये है कि सामुदायिक सहयोग संबंधी केस स्टडीज़, कक्षा शिक्षण संबंधी केस स्टडीज़। तो आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं और चर्चा करते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ें हैं और कैसे हम इसको समझें। कॉन्सेप्ट मैपिंग, केस स्टडीज़, सामूहिक सहयोग संबंधी, कक्षा शिक्षण संबंधी। तो मित्रों, आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और आपसे जो है चर्चा करते हैं, आपके साथ बातें करते हैं कि आखिर ये हैं क्या, कैसे इसको हम लोग समझें, ताकि आगे चल कर के हम जो है अपने शिक्षण पद्धति में, शिक्षण प्रणाली में इसको लागू कर सकें। हाँ, तो मित्रों, ये जो हमें मॉड्यूल्स दिए गए हैं, इसमें जहाँ तक मेरा कहना है, मेरा अध्ययन है कि सबसे उपयोगी मॉड्यूल्स है शिक्षण संग्रह। इसमें हमारे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें संग्रह की गई हैं जिनका उपयोग जो है हम अपनी कक्षा शिक्षण में कर सकते हैं। तो उसी के तहत ये है उपयोगी केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ का मतलब होता है वृत्तांत। वृत्तांत का मतलब ये होता है कि आपने कहीं पर कोई बात देखी, कहीं पर कोई बात सुनी, कहीं पर कोई बात आपने सीखी और उस घटना का जो है आप विवरण दे रहे हैं, उस घटना का आप वृत्तांत दे रहे हैं, इसे ही कहते हैं केस स्टडीज़। तो आइए देखते हैं कि इस संग्रह, जो आपका शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है, इसको लिखने वाले ने, इसको बनाने वाले ने कौन कौन से ऐसे वृत्तांत लिखे हैं, कौन कौन से ऐसे केस को स्टडीज़ किया है। आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं और हम भी अपने ज्ञान को इनरिच करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसका है का प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए बेहतर व सफल प्रयास / नवाचार। ये भी एक नवाचार है, एक इनोवेशन है। प्रधानाध्यापक के द्वारा ये इनोवेशन किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं कि ये इनोवेशन क्या है और क्या हमारे प्रधानाध्यापक भी ऐसा कर सकते हैं या हम लोग मिल करके अपने प्रधानाध्यापक से ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। नंबर 1 ये है सामुदायिक सहयोग से विद्यालय का कायाकल्प। बहुत अच्छी बात है। क्या चुनौतियां थीं? एक शिक्षक ने पदोन्नति प्राप्त कर प्राथमिक विद्यालय मूढ़घाट बस्ती में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। विद्यालय में मात्र 38 बच्चे नामांकित थे।
नामांकन के सापेक्ष मात्र 19 बच्चे उपस्थित रहते थे। विद्यालय में भौतिक संसाधनों का पूर्णतः अभाव था। प्रधानाध्यापक ने अपने विद्यालय को सुविधा संपन्न आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित करने का विज़न तय किया। तो मित्रों, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें दूसरों से सीख मिल रही है, दूसरों से शिक्षा मिल रही है कि हम किस तरह से अपने विद्यालय का विज़न तय करें, अपने विद्यालय का विकास कैसे करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं कि इन प्रधानाध्यापक ने महोदय ने क्या किया, विद्यालय विकास की क्या प्रक्रिया अपनाई गई। ये हमारे जो सर्वेक्षक महोदय हैं, जिन्होंने केस स्टडी किया, वो बता रहे हैं आपको। इसको जानिए। प्रधानाध्यापक ने अपने सहयोगी शिक्षकों के साथ विद्यालय को सुविधा संपन्न आदर्श विद्यालय बनाने की योजना बनाई। सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक ने अपने सहयोगी शिक्षकों को साथ लेकर 250 से अधिक घरों में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इसका प्रभाव यह हुआ कि विद्यालय में एक वर्ष के अंदर ही नामांकन 211 हो गया हुआ, जो वर्तमान में बढ़कर 255 है। विद्यालय में भौतिक संसाधनों को जुटाने में प्रधानाध्यापक ने पर्याप्त सामुदायिक सहयोग प्राप्त किया। वर्तमान समय में विद्यालय में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक सहयोग सहित स्मार्ट क्लासरूम, प्रोजेक्टर, टीवी, इंटरनेट सुविधाएं, सीसीटीवी कैमरे, साउंड सिस्टम, लाउड स्पीकर, क्या बात है, सोलर सिस्टम आदि की व्यवस्था की जा चुकी है। यह कहना सर्वथा उचित होगा कि विद्यालय का कायाकल्प किया जा चुका है, जहां बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विद्यालय में पाठ्य सहभागी क्रियाओं, प्रतियोगिताओं, प्रातःकालीन सभाओं के माध्यम से सहज एवं आनंददायी शिक्षा दी जा रही है। कितनी अच्छी बात है। इन प्रधानाध्यापक महोदय ने कितना अच्छा कार्य किया। मित्रों, हमें भी ऐसा ही कुछ करना है ताकि हमारा विद्यालय एक मिसाल, एक आदर्श विद्यालय बन जाए और हमारे विद्यालय का नाम भी जो है ऐसे ही रोशन हो। अब बात आती है कि क्या परिणाम प्राप्त हुए। प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के कठिन परिश्रम, लगन और दूरदर्शी सोच के परिणाम स्वरूप आदर्श प्राथमिक विद्यालय मूढ़घाट न केवल जनपद बस्ती का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है, अपितु प्रदेश के अच्छे सुविधा संपन्न विद्यालयों में भी गिना जाता है। प्रधानाध्यापक को इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। क्या बात है मित्रों। देखिए, एक उदाहरण है जिसने भी सर्वेक्षण किया, बहुत अच्छी बात लिखी है। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रधानाध्यापक या हमारा विद्यालय किसी मामले में कमज़ोर है। अगर वो चाहें अपने अंदर वो जोश, वो उन्माद ला लें तो कुछ भी हो सकता है। इसमें शिक्षकों का पूरा सहयोग उन्हें प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं आपके लिए एक कम्बो प्लान सजेस्ट कर रहा हूँ। ये 5 पेयर कैनवास शूज़ हैं जो कि 800 से 1000 रुपये के बीच में मिल जाएंगे। आप प्रतिदिन बदल बदल कर इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही आरामदायक हैं और टिकाऊ हैं। कम से कम एक पेयर जो है आपका 1 साल चल जाता है। तो ये 5 पेयर हैं, आप प्रतिदिन बदल सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन डिलीवरी आपके घर पर पे आफ्टर रिसीव मेथड से हो जाएगी। नंबर 2 पर आता है सामुदायिक सहयोग से विद्यालय का कायाकल्प। ये भी एक कला है कि आप समुदाय का किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। क्या चुनौतियाँ थीं। प्रधानाध्यापक महोदय का स्थानांतरण एक ऐसे विद्यालय में हुआ जहां समस्याओं का अंबार लगा था। नामांकन के सापेक्ष उपस्थिति अत्यंत न्यून थी, लगभग 30%। विद्यालय का भौतिक परिवेश अत्यंत गंदा था। चारों तरफ गंदगी का
अंबार लगा था। तो आइए देखते हैं, ये भी एक उदाहरण है। इस महान शख्स ने क्या किया, विद्यालय विकास की क्या प्रक्रिया अपनाई गई, इन्होंने क्या किया, इनके बारे में जानते हैं। पहले तो प्रधानाध्यापक ने पहले वहाँ से स्थानांतरण कराने के बारे में सोचा, हर कोई सोच सकता है, लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि वह समस्याओं से भागेंगे नहीं, बल्कि इस हालात में सुधार लाएंगे। उन्होंने सबसे पहले नामांकित बच्चों के घर जाकर उनके अभिभावकों एवं माता पिता से मुलाकात की। उन्होंने समझाया कि बच्चों को विद्यालय भेजने के क्या फ़ायदे हैं। बच्चों को विद्यालय लाने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया और इस कार्य में उन्हें विद्यालय में कार्यरत एकमात्र सहायक अध्यापक का पूरा सहयोग मिला। सोचिए मित्रों, इस विद्यालय में सिर्फ एकमात्र सहायक अध्यापक थे और प्रधानाध्यापक महोदय बाद में गए, और प्रधानाध्यापक महोदय ने अपनी कुशलता से जो है उस विद्यालय में इकलौते सहायक अध्यापक की सहायता से लेकर के विद्यालय की तस्वीर को बदल दिया। इसके साथ ही उन्होंने एसएमसी की बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने सदस्यों को विद्यालय के महत्व तथा वर्तमान चुनौतियों पर उन्मुख करने का प्रयास किया। इस प्रकार की कुछ बैठकों के पश्चात वह समुदाय के सदस्यों को विद्यालय की भौतिक परिस्थिति, विशेषकर गंदगी को दूर करने की जिम्मेदारी लेने को राजी करने में सफल हो गए। क्या बात है। उन्होंने कहा कि भौतिक परिवेश को आप लोग सुधारो तथा बच्चों को नियमित विद्यालय भेजो। शैक्षिक परिणाम देने की जिम्मेदारी एवं दायित्व हमारा है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इस पूरी प्रक्रिया में ग्राम प्रधान भी विद्यालय विकास के साथ जुड़ गए तथा पूरा सहयोग देने लगे। वाकई मित्रों, ऐसा ही होना चाहिए। अगर व्यक्ति चाह ले तो जहाँ चाह है वहाँ पर राह है, कुछ भी असंभव नहीं है। क्या परिणाम प्राप्त हुए ये भी देख लीजिए। कुछ ही दिनों में बच्चों की उपस्थिति लगभग 90%, नामांकन 60, उपस्थिति 55 हो गई। बहुत अच्छा। विद्यालय का परिवेश साफ सुथरा हो गया। बच्चों के खेलने के लिए मैदान भी तैयार हो गया। वर्तमान में नामांकन बढ़कर 60 से बढ़कर 120 हो गया है। समुदाय का विद्यालय से सकारात्मक जुड़ाव हुआ है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये प्रधानाध्यापक और उस विद्यालय में एकमात्र सहायक अध्यापक के प्रयास के फलस्वरूप हुआ है, तो हम भी अपने विद्यालय में ऐसा कर सकते हैं। तो मित्रों, ये केस स्टडीज़ जो चल रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे जो है हमें ऊर्जा मिल रही है, आपको भी इससे ऊर्जा मिलनी चाहिए। आपके अंदर भी जो है वो भावना उत्पन्न होनी चाहिए कि हम भी अपने विद्यालय में ऐसे कर सकते हैं। आप प्रधानाध्यापक हैं, आप इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं, आप सहायक अध्यापक हैं, सबके मन में जो है ये उमंग आनी चाहिए कि हम अपने विद्यालय को जो है एक बेहतर विद्यालय बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कक्षा शिक्षण में किए गए सफल प्रयास एवं नवाचार। तो कक्षा शिक्षण में भी देख लीजिए एक उदाहरण, और यही है कॉन्सेप्ट मैपिंग अवधारणा मानचित्र। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या चीज़ है, इसका हिंदी है अवधारणा मानचित्रण। तो चलिए देखते हैं, अब इसको पढ़ लें तो हम लोग समझ लें कि कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है और कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट मैपिंग कर सकते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय दिल्ली, विनायक विकास क्षेत्र सेवापुरी, जनपद वाराणसी में कार्यरत विज्ञान शिक्षक कॉन्सेप्ट मैपिंग द्वारा शिक्षण कार्य करते हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग की प्रेरणा इन्हें तब मिली जब ये बच्चों को विज्ञान संबंधी अवधारणाओं को समझाते थे और बच्चे उसे समझ नहीं पाते थे। विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला का अभाव था और विज्ञान संबंधी उपकरणों का रखरखाव भी नहीं था। शिक्षक ने कक्षा शिक्षण के दौरान विज्ञान विषय के सभी पाठों को कॉन्सेप्ट मैपिंग की सहायता से पढ़ने की शुरुआत की। उन्होंने बच्चों की कॉन्सेप्ट मैपिंग की कॉपी भी बनवाई। बच्चे भी विज्ञान के पाठों में निहित विषय वस्तु को समझने के लिए
विषय वस्तु के मुख्य उपसंबोधों का फ्लो चार्ट कॉन्सेप्ट मैप बनाते हैं। इन्होंने कक्षा 6, 7 व 8 के विज्ञान के पाठों की कॉन्सेप्ट मैपिंग हैंडबुक का निर्माण भी किया। इसकी विशेषता यह है कि एक पन्ने पर ही एक पाठ के सभी लर्निंग आउटकम्स का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कॉन्सेप्ट मैपिंग पर आधारित शिक्षक प्रोजेक्ट प्रपोजल अवधारणा मानचित्रण द्वारा सीखने के परिणामों की संप्राप्ति का चयन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा करते हुए इन्हें सम्मानित भी किया गया। क्या बात है। इससे लाभ क्या हुए? बच्चों में विषयवार शिक्षण अधिगम परिणामों की सरल तरीके से प्राप्ति होती है। शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कॉन्सेप्ट मैपिंग को एक शिक्षण अधिगम सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह प्रयोग करते हैं। अभिभावक भी अपने बच्चों की कॉन्सेप्ट मैपिंग कॉपी द्वारा उनकी प्रगति का सतत आकलन व उनका अभ्यास कराने में सहयोगी होंगे। किसी अवधारणा को एक दृष्टि में समझने के लिए कॉन्सेप्ट मैपिंग सर्वोत्तम युक्ति है। बच्चे अपना मूल्यांकन करने में सक्षम होते हैं। बच्चों को विषय वस्तु की स्पष्टता सुगमता पूर्वक होती है और शिक्षक कम समय एवं कम से कम संसाधन का निवेश करते हुए इस कॉन्सेप्ट मैपिंग नवाचार के प्रयोग द्वारा अपने बच्चों के सीखने के स्तर में वृद्धि करने में सक्षम होंगे। अब बात आती है अंग्रेजी शिक्षण में नवाचार। चुनौतियां क्या थीं? पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जब एक शिक्षिका की नियुक्ति हुई तो उन्होंने पाया कि अधिकांश बच्चे अंग्रेजी के साधारण शब्द या वाक्य भी नहीं पढ़ पाते हैं। वह परेशान हो गई कि ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम कैसे पूरा होगा। अपनाई गई प्रक्रिया, उन्होंने क्या प्रक्रिया अपनाया? अध्यापिका ने तय किया कि वो पाठ्यक्रम पूरा करने की बजाय बच्चों में अंग्रेजी विषय की मूलभूत दक्षताओं के विकास पर कार्य करेंगी। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले यह जानने का प्रयास किया कि उनके कक्षा में प्रत्येक बच्चे को वर्तमान में अंग्रेजी विषय संबंधी क्या ज्ञान है। इसके लिए उन्होंने कक्षा 6, 7, 8 में प्रत्येक बच्चों का आकलन किया, जिसके लिए कक्षा 1 से 5 तक की मूलभूत दक्षताओं पर कुछ प्रश्न तैयार किए। इस आकलन से उन्हें प्रत्येक बच्चे की वास्तविक स्थिति पता चल गई कि कौन सा बच्चा कैसा है, और उसकी दक्षताएं क्या हैं। अब उन्होंने आकलन से प्राप्त परिणामों के आधार पर अपनी शिक्षण योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने परिवेशी वस्तुओं जिससे बच्चे भली भांति परिचित थे उनका उपयोग किया तथा एक प्रिंट रिच वातावरण बनाया। फिर मैं बता रहा हूँ प्रिंट रिच इन्वायरमेंट क्या है। कक्षा के जो है कोने कोने पर कक्षा में उपस्थित सारी चीज़ों पर जो है लेबलिंग होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं, अंग्रेजी में लिखा हो। पूरा क्लास का जो वातावरण है, पूरी कक्षा की दीवारें हैं, छत हैं, हर जगह कुछ ना कुछ प्रिंट रिच मटेरियल होना चाहिए जिससे बच्चे जहाँ भी देखें उनको जो है लर्निंग आउटकम की प्राप्ति हो। जगह जगह ऐसी वस्तुओं के चित्र व अंग्रेजी में नाम लिखकर प्रदर्शित किए गए ताकि बच्चे उनसे लगातार परिचित होते रहें। विद्यालय में अंग्रेजी में ही ऐसी वस्तुओं के नाम लेने को प्रोत्साहित किया गया। इसके साथ ही अध्यापिका ने बच्चों को अक्सर प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे वाक्यों का भी अभ्यास कराया। साथ ही उन्होंने फोनिक्स पर विशेष बल दिया ताकि बच्चे वर्णों व शब्दों का सही उच्चारण कर सकें। तो मित्रों, आप लोग भी फोनिक्स पर विशेष बल दीजिए। आप अपने गूगल या क्रोम पर चले जाइए, वहाँ पर फोनिक्स लिखिए, सर्च करिए, तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश के 26 लेटर से मिला करके लगभग 44 फोनिक्स बनते हैं। उनका आप लोग अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि आप टीचर हैं, आपको बातें पता होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने फोनिक्स पर विशेष बल दिया ताकि बच्चे वर्णों व शब्दों का सही उच्चारण कर सकें। उन्होंने बच्चों के बीच समूह कार्य का भी बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयोग किया। तो क्या परिणाम प्राप्त हुए? बच्चों में अंग्रेजी के प्रति रुचि जागृत हुई। बच्चे आपसी वार्तालाप में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करने लगे। विज्ञान शिक्षण में प्रायोगिक अभ्यास, आइए भी देखते हैं।
संकल्पना एवं प्रयास। प्राथमिक विद्यालय विश्वनाथपुर ब्रह्मपुर गोरखपुर के एक शिक्षक ने एक दिन अपनी कक्षा में वस्तुओं के तैरने और डूबने के बारे में पढ़ाना चाहा। उन्होंने सोचा कि मेरी कक्षा में 43 बच्चे हैं, 43 स्टूडेंट्स हैं, उपकरण केवल 4-5 समूहों के लायक है। इसलिए उन्होंने कक्षा को 5 समूहों में बांटकर शिक्षण कार्य करना उचित समझा, जिससे सभी बच्चे उपकरण के साथ कार्य कर सकें और वह सभी बच्चों को बराबर समय दे सकें। सर्वप्रथम शिक्षक ने शिक्षण में प्रयुक्त सामग्री जैसे पत्थर, सिक्का, कंक्रीट का टुकड़ा, लकड़ी का गुटका, प्लास्टिक, स्केल, पंख, कागज, पेंसिल, धातु का टुकड़ा, स्टील चम्मच, टूथपिक और पेंसिल को संकलित किया तथा 5 वर्कशीट कार्यपत्रक तैयार किए। अब ये कार्यपत्रक क्या है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं कि कार्यपत्रक क्या है और इसे हम कैसे बनाएं। शिक्षक ने विद्यार्थियों के सभी समूहों में कार्यपत्रक, वर्कशीट और कुछ वस्तुएं देकर स्पष्ट निर्देश दिया कि इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए, आपस में बातें करिए, सोचिए और अपने उत्तर कार्यपत्रक में लिखिए। इसके लिए उन्होंने विद्यार्थियों को 10 मिनट का समय दिया। इस दौरान शिक्षक ने प्रत्येक समूह में जाकर बच्चों की चर्चा ध्यानपूर्वक सुनी, संदेह की स्थिति में उन्हें सहायता की। इसके पश्चात शिक्षक ने प्रत्येक समूह में पानी से भरकर बर्तन, पात्र दिए और उन्हें निर्देश दिया कि अब आप लोग पानी भरे पात्र में वस्तुओं को डालकर परीक्षण करें तथा अपने अपने कार्यपत्रों में परिणामों की पुष्टि करें कि सही है या गलत। सही परिणाम मिलने पर टिक का सही निशान लगाएं। इसके बाद शिक्षक ने सभी समूहों के विद्यार्थियों को आपस में चर्चा करने को कहा कि वस्तुएं क्यों डूबी या क्यों तैरी। अब शिक्षक ने सभी समूहों को कोई एक वस्तु चुनने को कहा जो पानी में डूब जाती है। फिर उन्होंने बच्चों से कहा कि आप इसे किस प्रकार तैरा सकते हैं, जरा सोचिए। सभी समूह के बच्चे सोचने लगे, आपस में बातें करने लगे। एक बच्चे ने सिक्के को लकड़ी पर रखकर तैराकर दिखा दिया। अंत में शिक्षक को यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि जो बच्चे पूरी कक्षा में बहुत कम बोलते थे वह अपने समूह में अधिक सक्रिय होकर चर्चा कर रहे थे। तो अब यहाँ से बात आती है कि क्या परिणाम प्राप्त हुए। जो बच्चे पूरी कक्षा में बहुत कम बोलते थे वह अपने समूह में अधिक सक्रिय होकर चर्चा कर रहे थे। बच्चों की सक्रिय भागीदारी सीखने सिखाने के दौरान बढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा में बातचीत। किया गया एक प्रयास, ये भी देखिए। कक्षा 1 में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका अपने बच्चों को बातचीत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बड़े पोस्टर पर बने गांव, कृषि कार्य एवं प्राकृतिक दृश्यों के रंगीन चित्रों का उपयोग करती है। सबसे पहले वह किसी एक चित्र को दीवार पर टांग देती है। पहले बच्चों को अपनी ओर से कुछ नहीं बताती है, बल्कि 1-2 दिन इंतजार करती है कि बच्चे स्वयं इस चित्र को ध्यान से देखें, एक दूसरे से बात करें। इस दौरान वह बच्चों को परस्पर बातें करते हुए सुनती हैं। इसके बाद उसी चित्र पर बच्चों के समूह बनाकर उनसे चर्चा करती हैं। बातचीत को बढ़ाने के लिए शिक्षिका प्रश्नों की सूची बनाकर रख लेती हैं, जैसे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, चित्र में दिख रहे खेल को क्या आपने खेला है, इस चित्र में कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा और क्यों। शिक्षिका बिना टोका टाकी के हर बच्चे की बातों को ध्यानपूर्वक सुनती हैं, बाकी बच्चों को भी ध्यान से सुनने के लिए कहती हैं। कक्षा के सभी बच्चों को चित्रों पर बात करने को प्रोत्साहित करती हैं, साथ ही साथ बच्चे की अभिव्यक्ति क्षमता का आकलन भी करती हैं। तो मित्रों, इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए। बच्चे चर्चा में रुचि लेते हैं, बेझिझक अपने विचार व्यक्त करते हैं, बच्चों की सहज प्रतिभागिता होती है। तो इससे मित्रों आपको बताया जा रहा है कि आप लोग भी ऐसा ही कुछ जो है अपने विद्यालय में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा विकास के लिए त्योहारों पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य। किया गया प्रयास देखिए ये क्या है। प्राथमिक विद्यालय राजापुर लोधा अलीगढ़ में कार्यरत अध्यापिका को त्योहारों के बारे में कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ से प्रेरणा मिली। छात्रों ने हाल ही में ईद और होली जैसे मुख्य त्योहारों का वर्णन करने वाला एक पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था। हमारे विविधतापूर्ण समाज में कई त्यौहार हैं,
इसलिए स्थानीय त्योहारों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला लिया गया, जिनमें से कई त्यौहार जल्द ही आने वाले थे। शिक्षिका ने सबसे पहले अपने छात्रों से पूछा कि वो कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं। बच्चों के उत्तर श्यामपट्ट पर लिख दिए गए थे। इसके बाद उन्होंने बच्चों को 6 समूहों में बांटकर उनके समूह के नाम त्योहारों के नाम पर रख दिए। प्रत्येक समूह को एक कागज़ का टुकड़ा, एक बड़ा कागज़ का बड़ा टुकड़ा देकर समझाया कि कागज़ पर अपने समूह के त्यौहार के बारे में जितनी ज़्यादा बातें लिख सकते हो लिखें। इसे लिखने के लिए निम्नांकित बिंदुओं को आधार बना सकते हैं, जैसे यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इस त्यौहार को कब मनाते हैं, इस त्यौहार को किस समुदाय के लोग मनाते हैं, इस त्यौहार में कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं, इस त्यौहार में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, क्या इस त्यौहार में कोई खास कपड़े पहने जाते हैं। शिक्षिका ने बच्चों को अपनी भाषा में भी लिखने की अनुमति दे दी। प्रत्येक समूह को एक पोस्टर पर अपनी बातें अगले दिन लिखकर लाने को कहा गया। शिक्षिका ने बच्चों को अपने माता पिता, दादा दादी आदि से भी जानकारी करके लिखकर लाने को कहा। अगले दिन बच्चों ने अपना काम खत्म कर लिया और प्रत्येक समूह ने अपना अपना पोस्टर कक्षा के सामने प्रस्तुत किया। शिक्षिका ने बच्चों से अनेक सवाल किए, जिनका उत्तर बच्चों ने दिया। इसके बाद उन्होंने चार्ट कक्षा की दीवार पर टांग दिए ताकि बच्चे उन्हें देखकर आनंदित हो सकें। तो कितना बढ़िया कार्य था मित्रों, आपने देखा, आप समझ चुके होंगे कि हाँ, इसमें बच्चों को क्या हो रहा है, कैसा वो अधिगम प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या परिणाम प्राप्त हुए? बच्चों ने रुचिपूर्वक अपने अनुभवों पर आधारित लेखन कार्य करना सीखा। बच्चों ने अपने लिखे गए को प्रस्तुत करने का कौशल विकसित हुआ। अब बात आती है शिक्षण में पूर्वानुमान का उपयोग। इसको भी देख लीजिए, किया गया एक प्रयास। एक शिक्षक ने कक्षा शिक्षण के दौरान अनुभव किया कि बच्चे प्रायोगिक कार्यों में पूर्वानुमान करने में निपुण नहीं हैं। शिक्षक द्वारा ऐसी स्थिति में परिवेश में आसानी से उपलब्ध वस्तुओं को वैज्ञानिक प्रयोगों में पूर्वानुमान लगाने के अनुभवों से जोड़ा गया। विद्यार्थियों के पूर्वानुमान लगाने से उनके वर्तमान चिंतन को समझने में शिक्षक को मदद मिली। क्या परिणाम प्राप्त हुए? बच्चों ने अनुमान लगाना प्रारंभ किया और उनमें अनुमान की पुष्टि प्रयोगों के द्वारा करने की प्रवृत्ति विकसित हुई। साथ ही उनमें तार्किक चिंतन का भी विकास हुआ। अब गा आता है सामुदायिक सहभागिता हेतु किए गए बेहतर व सफल प्रयास नवाचार। सामुदायिक सहभागिता हेतु यानी आप समुदाय की सहभागिता विद्यालय में कैसे करें, इसके लिए क्या नवाचार आप कर सकते हैं, इस उदाहरण से आप समझ लीजिए। छात्र उपस्थिति बढ़ाने हेतु मोबाइल सेवा का प्रयोग। उच्च प्राथमिक विद्यालय हररायपुर विकास क्षेत्र बिसौली बदायूं में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत एक शिक्षक की पदोन्नति उसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर हुई। जब उन्होंने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया तो विद्यालय उपस्थिति की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा था। उन्होंने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए घर घर संपर्क किया। संपर्क के समय उन्होंने प्रत्येक अभिभावक के मोबाइल नंबरों को संकलित किया तथा विद्यालय में एक मोबाइल सेल का गठन किया। इस सेल में कक्षा 6, 7, 8 के 2-2 छात्रों को रखा गया। विद्यालय अपने निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व खुलता है और प्रार्थना के समय यह मोबाइल सेवा प्रारंभ हो जाती है। सोमवार व मंगलवार को कक्षा 6 के छात्र इस सेवा को संचालित करते हैं और अनुपस्थित 8 से 10 बच्चों के यहाँ मोबाइल द्वारा फ़ोन करते हैं। मोबाइल पर अनुपस्थित बच्चे के बारे में जो भी सूचना मिलती है उसे रजिस्टर पर अंकित करते हैं। कई बच्चे फ़ोन करने पर विद्यालय उपस्थित हो जाते हैं। इस सेवा के बाद विद्यालय की उपस्थिति 80 से 90% के बीच रहने लगी। विगत 3 वर्षों से प्रायः 100% उपस्थिति रहती है। कैसा लगा आपको यह अनुभव मित्रों? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा करना चाहिए और काफ़ी हद तक मैं करता भी हूँ। क्या परिणाम प्राप्त हुए? मोबाइल सेल गठन के बाद अभिभावकों में जागरूकता आई। उन्हें यह लगने लगा कि बच्चे को विद्यालय न भेजने पर बच्चे द्वारा फ़ोन आ जाएगा, अतः बच्चे को विद्यालय भेजना चाहिए। मोबाइल सेल पर बैठने वाले बच्चों में होड़ सी लगी रहती है, जिससे उन्हें मोबाइल पर शिष्टता से बात करनी आ जाती है। अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्रा भी फ़ोन से सूचना पहुंचने के कारण सतर्क हो जाते हैं व कम अनुपस्थित रहते हैं। विद्यालय और परिवार तथा समुदाय के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित होता है। यद्यपि इस टॉपिक पर काफ़ी बात कर चुका हूँ मित्रों, लेकिन एक प्रयास और। पूर्व माध्यमिक विद्यालय हररायपुर
विकास क्षेत्र बिसौली बदाऊं की इन्हीं शिक्षक ने विद्यालय व भौतिक संसाधनों की कमी के कारण शिक्षण प्रभावित होने तथा विद्यालय संचालन में अनेक कठिनाइयों को देखते हुए एक प्रयास और किया। वो क्या था? किया गया प्रयास और प्रक्रिया, सर्वप्रथम संबंधित शिक्षक स्वयं के पास से वर्ष 2011 में कक्षा शिक्षण हेतु प्रोजेक्टर लाकर पढ़ाने लगे। शिक्षक की पहल पर प्रधानाध्यापक सहित विद्यालय के उत्साही शिक्षकों ने तय किया कि वे निरंतर समुदाय के संपर्क करेंगे और उन्हें विद्यालय में भौतिक संसाधनों को जुटाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सबसे पहले विद्यालय के शिक्षकों ने विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की बैठक बुलाई, जिसमें ग्रामवासियों को भी आमंत्रित किया गया। बैठक में शिक्षक ने तैयार की गई विद्यालय विकास योजना को सभी के सामने रख यथाशक्ति सहयोग देने की अपील की। समुदाय व एसएमसी सदस्यों से प्राप्त सहयोग राशि का पूर्ण पारदर्शिता से विद्यालय विकास में व्यय किया गया। इसके बाद शिक्षक द्वारा क्षेत्र के माननीय विधायक, तहसीलदार, ब्लॉक प्रमुख तथा प्रमुख स्थानीय व्यवसायियों से संपर्क किया गया। विद्यालय में शिक्षकों के संयत प्रयासों से धीरे धीरे अनेक भौतिक संसाधन जुड़ते गए। परिणाम स्वरूप 2011 से 2017 की अवधि में सामुदायिक सहयोग से विद्यालय में निम्नलिखित भौतिक संसाधनों की उपलब्धता हो गई। अब देखिए क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हो गई सामुदायिक सहयोग से। समर्सिबल पंप, सीलिंग फैन, कुर्सियाँ, साउंड सिस्टम, वाटर टैंक, आकर्षक चहारदीवारी, दरियाँ, ट्रांजिस्टर, बालक बालिका हेतु पृथक शौचालय, वृक्षारोपण, कंप्यूटर सेट, कूलर, पौधे सहित गमले, टाइल्स, विद्यालय इवेंट आदि अन्य भौतिक संसाधन पर्याप्त संख्या में हैं। तो क्या परिणाम प्राप्त हुए मित्रों? विद्यालय भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण हो गया, बच्चों का नामांकन बढ़ गया एवं परीक्षा परिणामों में सुधार हुआ, कक्षा शिक्षण में शिक्षकों को आसानी होने लगी, समुदाय और अभिभावकों को विद्यालयों से जुड़ा हुआ तथा विश्वास बढ़ा। तो मित्रों, कैसा लगा मेरा यह वीडियो? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे अंदर बहुत सारी ऊर्जा आ रही है कि मैं ऐसा अपने विद्यालयों में करूँगा। आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। क्या आप ये सारी चीज़ें करने के लिए अपने विद्यालयों में तैयार हैं? ये ज़रूर बताइएगा। और साथ ही जो है, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो बस एक ही आग्रह है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स एंड प्रेस बेल आइकन। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।